नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज में, आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि ये योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर आपने 2 दिन पहले क्यों रोक लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि आपने हमारी योजना ये कहकर खारिज कर दी कि हमने केंद्र से मंजूरी नहीं ली थी, लेकिन हमने केंद्र से इस योजना के बारे में 5 बार अप्रूवल लिया था। दिल्ली सरकार ने योजना के तहत 72 लाख लोगों को खाद्य और वितरण विभाग से मिलने वाला राशन उनके घर पर ही पहुंचाने की योजना बनाई थी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया था। तमिलनाडु सरकार ने भी 12वीं की कक्षा के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा कि छात्रों को अंक देने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रवेश परीक्षाएं रद्द करने और तमिलनाडु को 12वीं परीक्षाएं के अंक के आधार पर MBBS समेत प्रोफेशनल सीटें भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने कहा कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में कोविड-19 की दूसरी लहर की खतरनाक स्थिति और तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार से बांदा जेल में पूछताछ के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए कहा आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आनंद यादव और शाहिद पर 25,000 और मुजाहिद पर 20,000 का इनाम घोषित किया। इन तीनों अपराधियों का मुख्तार अंसारी से सीधा कनेक्शन साबित होने के बाद से ही पुलिस को इनकी तलाश है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी अब बाराबंकी में शुरू होगी। कोर्ट ने एम्बुलेंस के फर्जी कागजात से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में 14 जून को कोर्ट में तलब किया है। दिल्ली के JB पंत अस्पताल ने एक विवादित फरमान जारी कर दिया। अस्पताल ने आदेश दिया कि सभी नर्सिंग स्टाफ बातचीत के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी में बात करेंगे, बाकी भाषा में बात करने पर वे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दखल दी है। राहुल ने कहा है कि मलयालम भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी की कोई भाषा। भाषाओं के नाम पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। दरअसल अस्पताल को एक शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज्य या लोकल भाषा में बात करते हैं, जिसके कारण मरीजों को असुविधा होती है। भारत में अब तक पिछले 2 महीने में सबसे कम नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1.14 लाख नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 2,600 से अधिक कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 23 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। इनमें टीकाकरण अभियान के 141वें दिन शनिवार को दी गई 31,20,451 डोज भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दी गई कुल डोज में से 18 से 44 आयु वर्ग के 16,19,504 लाभार्थियों को टीके की डोज दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 2.76 करोड़ से अधिक लोगों को पहली डोज और 1,60,406 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक टीके की कुल 23.10 करोड़ खुराक दी गई, जिसमें से 99,62,728 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 68,53,413 कर्मियों को टीके की दूसरी डोज दी गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में ढील देनी शुरू कर दी है। हालांकि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह से हटाया नहीं गया। अब राजधानी में बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड इवन आधार पर खुल जाएंगे। वहीं प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। यह नहीं कि इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए राहत कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन B के इंजेक्शन के साथ 2 और नई दवाओं से इलाज शुरू करने पर विशेष डॉक्टरों ने अपनी मुहर लगाई है। संजय गांधी PGI के निदेशक डॉक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज में
इशावुग्लोनालोज और पोस्कोनालोज दवाओं का प्रयोग किया जाएगा। विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा यह अध्ययन किया गया है। विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा गहन अध्ययन कर यह नतीजा निकाल लिया गया कि दोनों ही दवाएं ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष डॉक्टरों की कमेटी की सिफारिश को तत्काल लागू करने के निर्देश देने के साथ ही इन दोनों ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में पहुंचे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 10 दिनों में यानी 15 जून तक बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों, झारखंड और ओडिशा तक पहुंचने की संभावना है। फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल का रेट 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, जबकि पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। डोमिनिका की अदालत से चौकसी को भारत लाए जाने से फिलहाल कुछ मोहलत मिल गई है। चौकसी पीएनबी के साथ 13 करोड़ 500 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अपने भांजे नीरव मोदी के साथ वांछित है। चौकसी के खिलाफ मजबूत केस था। इसके बावजूद डोमिनिका की अदालत ने मामले को टाल दिया और अभी अगली सुनवाई की तारीख भी सुनिश्चित नहीं है। चौकसी के वकील विपक्षी दलों के साथ मिलकर न्यायपालिका पर दबाव बनाने में सफल रहे। अदालत ने एंटीगुआ से अवैध तरीके से डोमिनिका में प्रवेश करने की जगह वकीलों की इस दलील को मान लिया कि चौकसी को अगवा कर कहां लाया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया वर्तमान में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की गंभीर उभरती चुनौतियों का सामना कर रही है। इन अपराधियों को उनके देशों में वापस करने के लिए उन्होंने मजबूत और संगठित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। आरोपी दूसरे देशों में शरण लेते हैं और वहां की जटिल कानूनी प्रक्रिया की आड़ लेकर बचते रहते हैं। इन अपराधियों द्वारा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कर्मियों और कमजोरियों का शोषण किया जाता है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए दूसरे देशों में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में कार्रवाई में कम से कम ईंधन के इस्तेमाल की योजना तैयार की है। इसके लिए डीजल और पेट्रोल के कम इस्तेमाल की रणनीति बनाई गई है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसेना अनुशासित और पर्यावरण प्रेमी बल है। वह पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए है। भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है, लेकिन नौसेना इसकी बचत के लिए कई तरह की नीतियों का पालन करती है। कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बावजूद इस वर्ष मई में जीएसटी संग्रह 1,02,709,000 रुपए रहा। पिछले साल मई के मुकाबले यह रकम 65% अधिक है। हालांकि इस वर्ष कोरोना संकट की दूसरी लहर के बीच भी अप्रैल का जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.41 रहा था, लेकिन मई संग्रह में अप्रैल के मुकाबले 27% कम है। हरियाणा के पानीपत में नेशनल हाईवे पर हार्टेक कैमरे लगाए गए। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करता पाया उसका चालान कटेगा। हरियाणा के पलवल में साइबर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, अपराधियों ने लोगों के बैंक खाते से 9,82,440 रुपए निकाले। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा में अपराधियों ने लोगों के बैंक खातों से 9,82,000 रुपए निकाले हैं।
उत्तराखंड के देहरादून में आप कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों का विरोध करके केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि बच्चे खुद को असुरक्षित न समझे, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का इंतजाम सरकार करेगी। हरियाणा के पलवल में पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए श्रम मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोविड की तीसरी लहर के लिए सरकारी पीडियामेट्रिक डॉक्टर के साथ प्राइवेट पीडियामेट्रिक डॉक्टर्स की सूची भी तैयार हो चुकी है। पंजाब के संगरूर में बेरोजगार साझा अध्यापक मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर विधायक और शिक्षा मंत्री के रेस्ट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्जन भर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखनऊ में गोसाईगंज कोतवाली इलाके में सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के बाराबंकी में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में पुलिस ने 3 अपराधियों को इनाम 25,000 का इनाम घोषित किया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मारी और 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में इंस्पेक्टर और शराब तस्करों के बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है जिसमें इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि ना तो यह दारू बंद होगी ना ही बालू बंद होगी। यूपी के कानपुर में कार सवार युवकों की दबंगई देखने को मिली जहां दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से मारा पीटा जिससे कि युवक की मौके पर मौत हो गई। कर्नाटक के अथनी में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पत्रकारों को गृह उपयोग के लिए अनाज के किट वितरण किए और साथ ही पत्रकारों को कोरोना वॉरियर के नाम से सम्मानित किया। कर्नाटक के बीजापुर में कांग्रेस नेता ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शहर में 500 से ज्यादा पौधारोपण किया। साथ ही लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक भी किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एनजे हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में मरीजों को गंदगी के बीच रहकर इलाज करवाना पड़ रहा है और मरीजों को इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल रहे। राजस्थान के सद्दा शहर में खेत में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। राजस्थान के बूंदी में पर्यावरण दिवस के मौके पर महावीर पंचाल ने तंबाकू ने 1500 पौधे लगाए और तंबाकू छोड़ने के लिए संकल्प लिया। राजस्थान के जैसलमेर में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला पुलिस अध्यक्ष ने पुलिस लाइन में 600 पौधे लगाए। इस मौके पर पुलिस अध्यक्ष, उप अध्यक्ष, पुलिस आदि मौजूद रहे। राजस्थान के भीनमार में पुलिस ने कृष्णा महल होटल में दबिश देकर 12 जुआरियों को कर 1,70,800 की राशि के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के बूंदी में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। राजस्थान के चूरू में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया गया और वार्ड परिषद ने कहा कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम 1 पौधा जरूर लगाना चाहिए। राजस्थान के बूंदी में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए थे जिसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों सहित एक बाल अपराधी को गिरफ्तार किया। जयपुर में हाजी रफत के जनाजे के मामले में को लेकर विधायक ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उपखंड अधिकारी ने 15 लोगों से चालान बनाकर जुर्माना वसूला। बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधी एक युवक को गोली मारकर फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के दज्जर में अज्ञात लोगों ने एक युवक को लाठी और डंडों से पीट कर हत्या कर दिया जिसकी सूचना ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को दी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस राशन के बाद पेट्रोल डीजल बेचेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के किए गए आवेदन को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्वीकार कर लिया। पंजाब के जालंधर में मशहूर पंजाबी गायक गुरलीन अख्तर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली और वहीं बॉलीवुड स्टार्स लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार के निर्देशानुसार कोरोना का टीका लगवाएं। बिहार के सुपौल में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की हालात एक जर्जर इमारत बनकर रह गई और स्वास्थ्य केंद्र भूत बंगला के रूप में तब्दील हो गया है। हरियाणा के फैजाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस पर जेसी बोस वाईएमसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने पौधारोपण किया और एक पौधा एक संकल्प अभियान का शुभारंभ किया।
कोरोना संक्रमण से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया है। G7 के इस फैसले से कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स बढ़कर करीब 15% हो जाएगा। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन पर जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर पड़ने की संभावना है। महामारी के इस दौर में पहली बार G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने आमने सामने बैठकर यह चर्चा की। महामारी के इस दौर में पहली बार G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने आमने सामने बैठकर बात की। लंदन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता सुनक ने की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ 7 दिनों में होगा। इससे पहले यह काम 30 दिन लग रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने के बावजूद इस वर्ष मई में जीएसटी संग्रह 1,02,07,09,000 रुपए रहा। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी में तेजी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकार जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के काम में तेजी लाना चाहती है ताकि आर्थिक पहिए की रफ्तार तेज की जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होने वाले खर्च में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दुनिया भर में बीते दिन 4,74,000 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 10,734 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां एक दिन में रिकॉर्ड 6,238 केस मिले और 11 मरीजों की मौत हुई। ANVISA के मुताबिक सरकार ने रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन के आयात को भी मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक को मंजूरी देने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी गई। ब्राजील सरकार ने कोवैक्सीन को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोवैक्सीन के सीमित डोज भी आयात करने की मंजूरी दी है। जापान में 2020 में जन्म दर रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना संकट का असर अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है। सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर उनके प्रांत और वहां रहने वाले लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इमरान सरकार पूर्वाग्रह से भरी हुई है, इसलिए सिंध के विकास के लिए भी तवज्जो नहीं दे रही है। अफगानिस्तान के बड़गिंस प्रांत में हुए एक बम विस्फोट में 11 नागरिकों की जान चली गई। अब कामरी जिले के गवर्नर खुदादर तैयब ने इस बात की पुष्टि की। यह हादसा बड़गिस प्रांत के अब कामरी जिले में सड़क किनारे हुआ। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अब कामरी जिले के गवर्नर ने बमकारी के लिए तालिबानी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। करण जौहर ने यूरोपियन एक्टर माइकल मोरोन को हिंदी फिल्मों में लॉन्च करने का फैसला लिया है ताकि धर्मा प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स में उनका पोटेंशियल देखा जा सके। दरअसल पिछले साल ही माइकल ने बॉलीवुड फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए करण जौहर और उनकी टीम उन तक पहुंची है। महानायक अमिताभ बच्चन करीब 4 साल बाद एक बार फिर राम गोपाल वर्मा की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। बता दें, राम ने एक बार स्क्रिप्ट लिखी थी जिसके लिए उन्होंने इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया है। इंडियन शकीरा और रॉक स्टार कही जाने वाली नेहा कक्कड़ अपना आज 32वां जन्मदिन मना रही हैं। नेहा दुनिया में पूरी तरह से अपना 32वां जन्मदिन आज मना रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने सोनू सूद के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई है। उस पर सोनू सूद ने कहा कि वह इसके लायक नहीं है और देश के पास एक जरूरी प्रधानमंत्री है।
इसी के साथ आपको बता दें, हिमा कुरैशी ने कहा है कि एक सक्षम प्रधानमंत्री है, उसमें उनकी उम्र मायने भी रखती है। टेनिस के बिग थ्री में से 2 नवोकाक जोकोविच मौजूदा चैंपियनशिप, राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं रोजर फेडरर भी तीसरे दौर में पहुंच गए। वर्ल्ड नंबर 1 जोकोविच ने तीसरे दौर में लिथुआनिया के रिकॉर्ड्स बेल्किक्स को हराया। जोकोविच पहले सेट और तीसरे सेट को 6-1, 6-1 से जीता, जबकि दूसरे सेट को 6-4 से जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक से 49 दिन पहले डोप टेस्ट में फेल हो चुके 125 किलो वेट कैटेगरी के पहलवान सुमित की जगह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किसी अन्य पहलवान को नहीं दे सकेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने बताया कि सुमित में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट में लिए गए सैंपल में पॉजिटिव पाए गए। विराट कोहली और रवि शास्त्री को इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट में टीम की टॉप पोजीशन को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इंग्लैंड में भारत का लंबे प्रारूप में प्रदर्शन औसतन दर्जे का रहा। सुपरफास्ट खबरों में इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए 24/7 न्यूज।